जय हिंद। देखिए, हम लोग पिछले क्लास से ही गुलाम वंश से स्टार्ट 3 शासक के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहला ऐबक था, दूसरा आराम शाह और तीसरा इल्तुतमिश आया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश जो था उसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? रजिया सुल्तान को बनाया था। किसको बनाया था? रजिया सुल्तान। तो हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश की क्या हो गई? मौत हो गई। तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? रजिया सुल्तान। देखिए क्या होता है कि जैसे ही इल्तुतमिश मर जाता है, ये जो 40 तुर्क थे ना, ये क्या करते हैं कि रजिया सुल्तान को शासिका ना बनाकर रुकनुद्दीन को बना देते हैं। रुकनुद्दीन कौन था? इल्तुतमिश का ही बेटा था। रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का ही बेटा था, लेकिन यहाँ पे रजिया के बदले किसको 40 तुर्क सरदार थे वो रुकनुद्दीन को शासक बना देते हैं। लेकिन बनना किसको चाहिए था? रजिया सुल्तान को। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से क्या हो जाता है, रजिया सुल्तान के लिए समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि रजिया सुल्तान के जो पिता थे इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे बाद जो मेरा उत्तराधिकारी होगा रजिया सुल्तान होगी। लेकिन 40 जो तुर्क थे इन्होंने क्या कर दिया कि रुकनुद्दीन को यहाँ पर शासक बना दिया। 1236 में ये बना। ये एक तरह से योग्य था, योग्य शासक थे। उतना मतलब इसमें योग्यता नहीं थी, कहिए कि हमेशा धूत रहता था, पी के एकदम नशेड़ी टाइप का इंसान था। ये योग नहीं था, इसको नहीं, इस वजह से इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही इसको अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था। किसको घोषित किया था? रजिया सुल्तान को। तो यहाँ पे समस्या हो जाता है कि रजिया सुल्तान अब शासिका बने तो बने कैसे, क्योंकि 40 तुर्क तो रुकनुद्दीन को बना दिए थे। तो रजिया सुल्तान जो होती है, देखती है कि इसके पिता जो थे ना, तो उस समय इन्होंने न्याय पाने की एक परंपरा चलाई थी, एक प्रथा चलाई थी, लाल वस्त्र प्रथा। क्या था? लाल वस्त्र प्रथा। लाल वस्त्र प्रथा में क्या था कि अगर आपके साथ अन्याय होता है, यानी आपको जब न्याय नहीं मिलता है, तो जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन आप जो है नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के सामने जाकर आप खड़े हो जाते हैं लाल वस्त्र पहनकर। तो वहाँ के जो लोग होंगे, जनता होगी, वो क्या करेगी? आपके समर्थन में आएगी और आपको न्याय दिलाने के लिए क्या होगा, आपके साथ खड़े रहेगी, आपको न्याय दिलाएगी। यहीं पर रजिया सुल्तान ने क्या करती है? लाल वस्त्र प्रथा का यूज करती है। ये भी क्या करती है कि लाल वस्त्र पहनकर और कहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है? मस्जिद के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इससे क्या होता है कि लोगों का समर्थन मिलता है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मिल जाता है। रजिया सुल्तान को क्या मिलता है? न्याय मिलता है। जब रजिया सुल्तान को न्याय, यानी यहाँ पे क्या होता है कि रजिया सुल्तान को क्या बना दिया जाता है? रुकनुद्दीन को हटा दिया जाता है, रजिया सुल्तान को यहाँ पे क्या बनाया जाता है? शासिका बनाया जाता है। इस तरह से रजिया सुल्तान क्या बनती है? शासिका बनती है। ये जो थी, ये पहली महिला शासिका थी। अभी जो दिल्ली सल्तनत में ये क्या थी? ये पहली महिला शासिका थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 40 तुर्क थे ना, चाहते तो कि रुकनुद्दीन के जगह पे रजिया सुल्तान को भी तो बना सकते थे, लेकिन रजिया सुल्तान से 40 तुर्कों की परेशानी थी। इन दोनों में बन नहीं रहा था। रजिया सुल्तान 40 तुर्क में नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि रजिया सुल्तान एक महिला थी और 40 तुर्क नहीं चाहते थे ना कि कोई महिला यहाँ पे शासक बने। इस वजह से रजिया सुल्तान की नहीं बनना चाहते थे शासक। लेकिन आखिरकार में इसने रजिया सुल्तान जो शासिका बन ही गई। ये जो थी, जब शासन करने आती थी, पुरुषों की भांति ये वस्त्र पहनती थी। पूरा जो एक पुरुष जो कपड़ा वपड़ा पहनता उस तरह से टोपी पे लगा पूरा बढ़िया से आती थी। पुरुषों की कपड़ा पहन के ये शासन करते थे, जो कि 40 तुर्कों के पसंद नहीं था। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे मतभेद हो गया था दोनों के बीच में। अब देखिए क्या होता है कि जो रजिया सुल्तान थी, तो इस समय 2 इक़्तिदार थे। पहला आपका मलिक याकूत और दूसरा हो गया था मलिक अल्तुनिया। पहला कौन था? मलिक याकूत, जो कि दिल्ली में ही रह रहा था, ये इक़्तिदार था। और दूसरा जो इक़्तिदार था मलिक अल्तुनिया, पंजाब तो और हिंद वाला, ये पंजाब है, यहाँ पे रह रहा था। इक़्तिदार कौन होता था? ये अधिकारी ही थे जिनको जैसे कि वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, जमीन दी जाती थी। तो जिनको ये जमीन मिल रही थी ना एज ए सैलरी के रूप में, तो उन्हीं को इक़्तिदार कहा जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि हमको जो है सैलरी की जगह क्या दिया जाएगा, जितना कि हमको 10,000 महीना मिलता है, 10,000 के बदले हमें जमीनें दे दिया जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे? इक़्तिदार हो जाएंगे। यानी वेतन के बदले हमको क्या मिल रहा है? भूमि मिल रही है, जमीन मिल रही है, तो हम क्या हो जाएंगे? इक़्तिदार। उसी तरह से 2 इक़्तिदार थे। तो एक जो दिल्ली में रहा था उसका मलिक याकूत था, जो पंजाब रहता और हिंद में रहा था तो उसका नाम था मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया जो था, रजिया सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया? माना कर दिया। ये अधीनता ही एक्सेप्ट नहीं करा था रजिया सुल्तान। कहता था कि जो ये पूरा यहाँ पे इसके जमीन मिल रहा था, तो जमीन मिलने से क्या होगा? इसके बाद बहुत ज्यादा जमीन हो गया था। ये बोला कि हम यहाँ के क्या है? पंजाब वाला जो रीजन था यहाँ पे तो और हिंद का, हम क्या है? शासक है, स्वतंत्र शासक। हम यहाँ शासन करेंगे स्वयं। ये खुद चाह हम यहाँ पे क्या करें? शासन करें, खुद शासक बन जाए। लेकिन ये रजिया सुल्तान को पसंद नहीं आया।
बोली कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमको मेरी अधीनता एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों को जो था मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्तान के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है इस बात को लेकर। अब यहाँ पे जब रजिया सुल्तान के समस्या खड़ा हो गया तो रजिया सुल्तान जो है मलिक याकूत से पूछते हैं कि बोलिए क्या करना चाहिए। मलिक याकूत बोलता है कि युद्ध करो उसके साथ। फिर 40 तुर्कों से पूछती है कि क्या करना चाहिए, तो ये बोलती है 40 तुर्क भी बोलते हैं कि युद्ध करो किससे, अल्तुनिया से युद्ध करो। अब यहाँ पे जो था रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। शुरुआती दौर में, युद्ध के शुरुआती दौर में रजिया सुल्तान जो थी मलिक अल्तुनिया पे क्या पड़ती है, भारी पड़ती है। मलिक अल्तुनिया पे क्या पड़ती है, भारी पड़ती है। लेकिन अंतिम समय में क्या होता है कि इस युद्ध में मलिक अल्तुनिया भारी पड़ने लगता है किस, रजिया सुल्तान पे। अंतिम समय में मलिक अल्तुनिया रजिया सुल्तान पे क्या होता है, भारी पड़ने लगता है। अब रजिया सुल्तान हार के डर से क्या करती है कि मलिक अल्तुनिया को बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। हार के डर से रजिया सुल्तान किसे शादी करने के लिए प्रस्ताव रख देती है, मलिक अल्तुनिया से। तो इस युद्ध में रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया शादी कर लेते हैं। यहाँ पे तो शादी हो गया। लेकिन ये जो 40 तुर्क थे, ये 40 तुर्क कौन थे, मंत्रिमंडल था जब इल्तुतमिश था तो उसी समय बनाया था। ये जो 40 तुर्क ये अफवाह फैला देते हैं कि इस क्षेत्र, इस तरफ से क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा धन दौलत लेकर आया जा रहा है। एक अफवाह फैलाया गया। अब इस अफवाह का क्या हो जाता है, जब ये अफवाह फैल जाती है तो हरियाणा में जो डकैत रहते थे, हरियाणा में कैथल जो जगह, वहाँ पे डकैतों का गिरोह रहता था। इस सबको मालूम चल जाता है। अब ये क्या करता है कि डकैत सब अटैक कर देता है इस रीजन पे, यानी जहाँ रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया पे लोग क्या कर देता है, डकैत सब अटैक कर देता है। और इस अटैक में जो था रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया के लोग मार देते हैं। और जब मार देते हैं तब भी लोग देखते हैं कि बोलते हैं कि ये तो रजिया सुल्तान थी, हमने तो रजिया सुल्तान को मार दिया और मलिक अल्तुनिया को मार दिया। अब ये डर के मारे भाग जाते हैं यहाँ से। लेकिन देखिए 40 तुर्क तो बदला लेना चाहिए था क्योंकि इसकी शासिका मारा गए थे। लेकिन 40 तुर्क जो होते हैं डकैतों से बदला नहीं लेते हैं, क्योंकि इसको युद्ध करना चाहिए था डकैतों से, क्योंकि यहाँ पे इसकी शासिका को मार दिया था। लेकिन ये 40 तुर्क जो थे क्या किए, बदला नहीं लिए, क्योंकि 40 तुर्क चाहते थे कि रजिया सुल्तान क्या हो जाए, मारा जाए। 40 तुर्कों का ये षड्यंत्र अफवाह जानबूझकर फैलाए थे कि क्या हो कि रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया क्या कहा जाए, मारा जाए। यहाँ पे इन्होंने अपने षड्यंत्र कूटनीति से तो रजिया सुल्तान को भी मरवा दिया और अल्तुनिया को भी मरवा दिया। अब बच कौन गया था, दिल्ली में मलिक याकूत एक इक़्तिदार बचा था। ये लोग क्या कि 40 तुर्कों ने यहाँ मलिक याकूत को भी मार दिया। 40 तुर्कों ने क्या किया, मलिक याकूत को भी मार दिया। इस तरह से रजिया सुल्तान भी खत्म हो गई, मलिक अल्तुनिया भी खत्म हो गया और मलिक याकूत भी खत्म। अब बचा कौन, 40 तुर्क, सभी को तो मारिए दे 40 तुर्कों ने। यहाँ पे हो गया। देखिए हम यही लिखे हुए हैं कि रही कब से 1236 से 1240 तक। तो यह पहली महिला शासिका बनी। इसको जो थे 40 तुर्कों ने शासिका नहीं बनाया था, लेकिन लाल वस्त्र प्रथा को इसने यूज किया और इस परंपरा को यूज करके क्या बन गई, शासिका बनी थी। हम पिछले क्लास में इसके बारे में बता चुके हैं, लाल वस्त्र प्रथा के बारे में। यह पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करती थी। इसके समय 2 इक़्तिदार थे, एक पंजाब वाला तवर हिंद में जो रहता है उसका नाम मलिक अल्तुनिया था और दिल्ली में जो रहता था मलिक याकूत था। इन दोनों मलिक अल्तुनिया क्या यहाँ पे रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया के बीच में युद्ध होता है और इसका परिणाम क्या होता है कि रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया दोनों शादी कर लेते हैं। रजिया सुल्तान यहाँ हार के डर से मलिक अल्तुनिया से शादी कर लेती है। आप देखिए, लेकिन 40 तुर्कों ने अफवाह फैला देते हैं कि इस साइड से बहुत ही धन दौलत आ रहा है और इस वजह से जो हरियाणा में जो कैथल जगह है वहाँ के डकैतों ने रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया पर हमला कर देते हैं और इस हमले में रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया की हत्या कर देते हैं। या कैथल हरियाणा, कैथल कहाँ पे, हरियाणा में डाकुओं ने रजिया सुल्तान प्लस मलिक अल्तुनिया की हत्या कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन बचा, मलिक याकूत बचा। तो मलिक याकूत की हत्या कौन कर देते हैं, 40 तुर्कों ने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। इतिहासकार ये कहते हैं कि रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना। क्या कारण बताते हैं कि असफल इसलिए हो गई क्योंकि एक महिला थी, इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि अगर रजिया सुल्तान एक महिला ना होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। देखिए रजिया सुल्तान जो योग्य शासक थी, इसमें कोई डाउट नहीं था कि रजिया सुल्तान एक योग्य शासक थी, एक योग्य शासिका थी। क्योंकि अगर ये योग्य शासिका नहीं होती ना तो इसके पिता जो थे इल्तुतमिश इसको अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित करते।
उत्तराधिकारी नहीं घोषित करते, क्योंकि जानते थे, इल्तुतमिश जानता था कि रजिया सुल्तान में ये योग्यता है, एक शासक बनने के अंदर, एक शासक के रूप में क्या कर सकती है, शासन कर सकती है। एक शासक बनने के लिए जो इसमें योग्यता होनी चाहिए वो इसके अंदर है। इस वजह से इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था, रजिया सुल्तान को बनाया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि इल्तुतमिश के पास बेटा नहीं था ना रुकनुद्दीन, लेकिन इसको नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उतना योग्य नहीं था। इस वजह से इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि ये जो थी ये महिला थी, इस वजह से क्या हुई, असफल रही। और ये भी कहते हैं कि अगर महिला ना होती ना तो ये क्या होता, भारत के महान शासकों में इसका नाम दिया जाता है। हालांकि आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि रजिया सुल्तान एक क्या थी, योग्य शासिका थी। लेकिन 40 तुर्क सरदारों की जो कूटनीति थी, एक तरह से षड्यंत्र इन्होंने रच के रजिया सुल्तान को क्या कर दिया, मरवा दिए। बहुत ही कम समय तक ये क्या बनी, शासक बनी थी। बहुत ही कम ही समय में ये क्या कर इसको मरवा दिए। कम से कम कितने 4 साल के अंदर इसको क्या कर दिया, 40 तुर्क सरदारों ने मरवा दिए। ये तो रहा रजिया सुल्तान के बारे में। अब हम लोग अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान तो यहाँ पे क्या हो गई, इसकी हत्या हो गई और इसके आगे आएगा, तो हम लोग अगले शासक के बारे में देखते हैं। रजिया सुल्तान के बाद हम लोग देखते हैं अगला शासक कौन है। तो रजिया सुल्तान के बाद आपका आ जाता है कौन, बहराम आता है। बहराम उतना कुछ खास काम नहीं किया था कि इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये कुछ 1-2 साल तक रहे, तो कुछ इसके बारे में पढ़ने लायक नहीं था, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अलाउद्दीन है, इसने भी कुछ खास नहीं किया, इसके भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये दोनों। उसके बाद कौन आता है, ये आता है नसीरुद्दीन शाह। कौन आता है, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह टाइम पीरियड 46 से 66 तक रहता है ये। नासिरुद्दीन से जब शासक बनता है तो ये जो होता है इसे कहा जाता है कि मितव्ययी था, यानी कम खर्चीला करने वाला था, बहुत ही कम खर्च करता था। कैसा था ये, मितव्ययी, यानी कम खर्चीला करने वाला था। तो नासिरुद्दीन शाह जो था एक ऐसा शासक था जो कि बहुत ही कम खर्च करता था, फालतू चीजों पे खर्च नहीं किया जाता था। ये जो था ना कि अपना जो जीवन यापन किया तो ये टोपी सिल कर किया। एक तरह क्या था, एक राजा था, फिर भी क्या करता था, अपना जीवन यापन टोपी सिल कर करता था। टोपी सिलता था, जो टोपी भी होता था पहनते थे मुस्लिम जो पहनते थे टोपी, सब टोपी ये सिलता था और मार्केट में क्या करता था, उसको भेजता था। और जो वहाँ के लोग थे उसको बहुत ही शौक से खरीदते थे, क्योंकि राजा के द्वारा बनाया गया हुआ क्या था, टोपी था। तो इसने क्या किया था, अपना जीवन यापन जो था टोपी सिल कर किया था। क्या किया, जीवन यापन अपने टोपी सिल कर किया। इसके समय नसीरुद्दीन के समय नसीरुद्दीन के गुलाम थे, उसका नाम क्या था, बलवन बहुत ही बुद्धिमानी और गुलाम था। इसको क्या कि नादिरुद्दीन शाह ने क्या किया कि जो बलवन से गुलाम थे, जिसको 40 दल, जो 40 तुर्क सरदार का दल था, उसमें इसको क्या कर दिया, शामिल कर दिया। क्योंकि नासिरुद्दीन शाह जानता था कि जो 40 तुर्क सरदार है ना, ये बहुत ज्यादा षड्यंत्र कूटनीति वाला थे। इस वजह से सोचा कि 40 जो है एक ही देश के तुर्क वाले थे, 40 कहाँ के थे, तुर्क वाले थे। तो इसने सोचा कि बलवन को भेज देते हैं। बलवन जो था ना वो ईरान का था। बलवन कहाँ का था, ईरान का था। तो नासिरुद्दीन शाह सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि 40 तुर्क सरदारों में किसी एक को हटा देते हैं। अब कोई बुजुर्ग हो गया होगा, बुढ़ा हो गया, तो उसको हटा दिया और बलवन को क्या कर 40 दल में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। यानी 40 जो तुर्क सरदार दल था, 40 तुर्कों के जो 40 तुर्क सरदारों का जो दल था उसी को 40 दल कहा गया। इसी 40 दल में किसको शामिल कर दिया था नासिरुद्दीन शाह ने, बलवन को। बलवन कहाँ का था, तो ईरान का था। तब देखिए क्या होता कि मैंने इसका मकसद क्या था कि नासिरुद्दीन शाह क्यों इसको कर दिया, बलवन को 40 दल में क्यों शामिल किया। क्योंकि जो 40 दल का जो कूटनीति थी, षड्यंत्र था, बहुत ज्यादा इसका शक्ति बढ़ गया था 40 दल का। तो कम करने के लिए इसके प्रभाव, 40 दल के प्रभाव को कम करने के लिए बलवन जो था, बलवन को 40 दल में शामिल कर दिया गया। नासिरुद्दीन शाह ने बलवन को शामिल कर दिया और बलवन ने जो 40 दल का प्रभाव था उसको रोका भी। बलवन ने क्या किया, बहुत ही बहादुर शासक था ये, इसने गुलाम था, इसने क्या किया कि 40 दल का जो एक तरह का क्या था प्रभाव था उसको रोक दिया। और प्रभाव को रोकने की वजह से नासिरुद्दीन शाह जो था बलवन के उपाधि दिया, उल्लू खां को उपाधि दिया। तो उल्लू खां किसको बोला जाता था, बलवन को। नासिरुद्दीन शाह ने बलवन को उपाधि दिया, जिस उपाधि का नाम क्या था, उल्लू खां। कौन सी उपाधि दिया था, उल्लू खां। तो उल्लू खां किसे बोला जाता था, बलवन को बोला जाता। बलवन कहाँ का था, ईरान का था। जैसे ही नासिरुद्दीन शाह की मौत हो जाती है तो उसके बाद कौन बनता है, बलवन शासक बन जाता है। कौन बनता है, बलवन।
अब कौन आता है, बलवन आता है। तो बलवन 66 से लेकर कितना 87 है, 87 तक आता है। तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ का था, तो ईरान का था। ईरान जो जगह है, ईरान में ज़्यादातर कौन लोग रहते हैं, शिया लोग रहते हैं। शिया की ज़्यादा मेजोरिटी है ईरान में। इस्लाम में शिया सुन्नी ज़्यादा फेमस है, और भी होते हैं लेकिन मेनली दो ही फेमस है, जैसे कि शिया हो गया, सुन्नी हो गया। ये जो बलवन था वो शिया था। ये कहाँ का रहने वाला था, ईरान में। ईरान में ज़्यादातर शिया लोग रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अधिकता है शिया लोग की। तो जब ये शासक बना बलवन ना, तो इसने भारत में ईरानी पद्धति ला दिया। जब ये शासक बना था भारत में क्या, ईरानी पद्धति। ईरानी पद्धति कैसा था, इसने साजदा ला दिया। साजदा क्या होता था कि राजा के सामने बोला कि आप जो बलवन कहा कि साजदा परंपरा एक ईरानी परंपरा थी। साजदा में क्या होता था कि आप राजा के सामने बहुत पूरा झुक इस तरह से उनको आदर करना होता था, झुकना पड़ता था। इसका जो था साजदा का विरोध कर दिया सभी ने। क्यों विरोध किया, क्योंकि साजदा जो है इस्लाम धर्म के अनुसार आप जो है किसी के सामने साजदा नहीं कर सकते, आप किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं। क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार जो है हम साजदा सिर्फ अपने अल्लाह के सामने, साजदा हम किसका कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह का साजदा कर सकते हैं। और अल्लाह के अलावा हम किसी के सामने झुक नहीं सकते, साजदा नहीं कर सकते हैं। इस्लाम धर्म यह है कि जब साजदा करना हो तो सिर्फ हम अल्लाह का साजदा कर सकते हैं, झुकना हो तो हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुक सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने हम नहीं झुक सकते, यानी उसका हम साजदा नहीं कर सकते। बलवन के क्या विरोध होगा कि इसने साजदा ला दिया था। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अब मैंने क्या होता है कि इस्लाम धर्म में आप देखिएगा कि लोग जो होते हैं पैर और नहीं छूते हैं, प्रणाम वनाम जिस तरह से झुक उतना नहीं करते हैं। हम लोग जो हिंदू धर्म में क्या होता है कि लोग अपने से बड़े हुए करते हैं, पैर भी छूते हैं और झुक कर प्रणाम भी करते हैं। जितने लोग झुकते हैं प्रणाम करते हैं, लेकिन बड़े को लोग आदर देते हैं। तो इस तरह के इस्लाम धर्म में नहीं है। इस्लाम धर्म का साजदा जो है सिर्फ आप अपने अल्लाह का साजदा कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के साजदा नहीं कर सकते हैं। जो कि बलवन एक मुस्लिम था, उसके बावजूद ये साजदा परंपरा ला दिया था। इस साजदा परंपरा के सभी ने विरोध किया। यहाँ पे हो गया 40 तुर्कों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। दूसरा इसने परंपरा क्या लगा था, पैगोस का परंपरा। पैगोस में क्या था कि आप जो होते हैं अपने माता पिता का पैर हाथ चूम सकते हैं, अपने माता पिता के क्या कर सकते हैं, हाथ पैर चूमते, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो पैगोस को इस्लाम धर्म में माना जाता है। पैगोस खराब नहीं था। अपने जो होता है माता पिता का अपना माता पिता के पैर आप क्या कर सकते हैं, चूम सकते हैं। तो पैगोस था। तो मेन दिक्कत साजदा के लिए हो गया था। अब देखिए इसने क्या किया कि ईरानी त्यौहार था। ये बलवन जब शासक बना थे तो साजदा ला दिया। दूसरा पैगोस ये ईरानी पद्धति का था, ये सब ला दिया। दूसरा इसने क्या किया कि ईरान में जो था ना कि 9 दिन तक त्यौहार मनाया जाता था। जिस तरह भारत में हम लोग मनाते हैं नवरात्रि, दशहरा में नवरात्रि जो लोग हम लोग मनाते हैं, तो नवरात्रि ही जैसा ईरान में 9 दिन तक त्यौहार मनाया जाता था। उसको कहा जाता था 9 रोज त्यौहार। क्या कहा जाता था, 9 रोज त्यौहार कहा जाता है। ये एक ईरानी त्यौहार था जिसमें 9 दिन तक, तो 9 रोज त्यौहार, जिस तरह हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। दूसरा इसने क्या कि इसने कहा कि राजत्व सिद्धांत ला दिया। कहा कि जो भी राजा का फैसला होगा सभी को मानना होगा। राजा का जो भी डिसीजन होगा, जो भी इसका फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, सभी को क्या होगा, मानना होगा। लेकिन 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। इसका भी विरोध किए थे 40 तुर्क सरदारों ने। इसने कहा कि जो राजा है ना वो ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया है। क्या है, ईश्वर का। राजा जो है, राजा कहा कि बलवन ने कहा कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव है या फिर प्रतिनिधि या छाया है। इसने ये कहा कि ईश्वर का राजा जो है ईश्वर का क्या रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसने कहा कि जो भी राजा कहेंगे ना वो सब आपको मानना होगा, यानी राजा को सिद्धांत इसने ला दिया कि राजा का जो फैसला होगा, निर्णय होगा, वही आखिरी होगा। तो इस वजह से तुर्कों ने क्या कर दिया था, तुर्क सरदार ने विरोध किया था बलवन का। इसने क्या किया कि रक्त एवं लौह की नीति अपना लिया था। एक नीति इसने लाया था, रक्त एवं लौह का नीति। ये कहता है कि जो भी मेरे खिलाफ या मेरे राज्य में कोई भी लूटपाट करेगा तो मैं इसको सीधे क्या कर दूंगा, रक्त, खून और लौह। लौह मतलब क्या कर, सीधे काट दूंगा, खलास, खत्म, काट दूंगा, ऐसा नीति था। और इसके साम्राज्य में अगर किसी ने भी क्या किया, चोरी किया या फिर इसकी बात नहीं मानता, इसके कोई विरुद्ध में जाता तो क्या कर देगा, लॉ एंड रक्त की नीति था जिसमें क्या कर सीधे काट देता, तलवार उठाता और काट देता, मुंडी काट देता। तो ये एक तरह का रक्त एवं लॉ की नीति किसने लाया था, तो बलवन ने। अब देखिए क्या होगा कि जो 40 तुर्क थे सभी ने क्या किए थे, विरोध किए थे, क्योंकि इसने साजदा ला दिया था, पैगोस ला दिया, 9 रोजा त्यौहार, ये सब त्यौहार ये क्या सब ईरानी पद्धति का था। और जो 40 तुर्क थे वो कहाँ के थे, तुर्क के थे। तुर्क परंपराओं जो थे यहाँ से जो थी क्या हो रही, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। और बलवन यहाँ पे जो था अपने दरबार में पूरा क्या लाया दिया था, ईरानी पद्धति ला दिया था। अब ये जो तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। अब यहाँ पे तुर्क सरदार जो थे बलवन का क्या कर विरोध करने लगे।
अब क्या किया, बलवान सोचा कि ऐसा है कि विरोध करेंगे, तो क्या किया ना कि 40 तुर्क सरदारों को ही समाप्त कर दिया। 40 तुर्क सरदारों को सबको मार डाला, काट डाला इसने। देखिए रक्त एवं लौह नीति अपनाया था इसने। क्या कि जब 40 दल जो था, इसने बलवान का जब विरोध किया कि आप जो है ये साझा हम लोग नहीं करेंगे, पैगोस ये भी नहीं मानेंगे, नौरोज त्योहार अप्लाई सब नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या थे, मिनी तुर्क वाले थे। ये बलवान जो था ईरान का था, तो पूरा ईरान पद्धति ला दिया था। अब यही नहीं मान रहे थे 40 दल, अब नहीं माने तो बलवान ने क्या कि 40 दल को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, सभी को मार डाला, काट दिया, सबको खत्म कर दिया। तो इसने क्या किया, 40 दल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये ओवरऑल रहा, जिसमें से ईरान का था तो शिया था ये। ठीक, ईरान में लोग शिया ही ज़्यादा लोग हैं। ईरान पद्धति में जो भारत में इसी ने लाया था, जिसमें साझा करना होता था, पैबोस था, जिसमें आप माता पिता का हाथ पैर चूम सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं। साझा जो होता राजा के सामने बहुत ही झुक कर उनको आदर सम्मान करना होता था, जो इस्लाम धर्म में मान्य नहीं था, ये इलीगल था। दूसरा क्या कि ईरानी त्यौहार ला दिया था, क्योंकि 9 दिनों तक जो मनाया जाता था त्यौहार, उसी को नौरोज त्यौहार कहा गया। जिस तरह हम लोग क्या नवरात्रि मनाते हैं, इसने राजत्व सिद्धांत ला दिया कि यानी जो भी राजा का फैसला व डिसीजन होगा वो सभी आपको मानना होगा। इसने कहा कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया होता है। फिर इसने एक नीति लाया कि रक्त लॉ नीति, इसमें जो भी इसके विरुद्ध जाता सबको काट डालता था, खत्म कर देता था सीधे। उसके बाद इसका विरोध किसने कर दिया था, 40 दल ने कर दिया। जो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक मंत्रिमंडल बनाया था, इस सब ने बलवान का विरोध किया, तो सभी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, सभी को मार डाला, काट दिया। ये तो हो गया। बलवान के बाद आता है कैकुबार। कौन आता है, कैकुबार आता है। ये भी उतना योग्य नहीं रहता है, ये 1 वर्ष तक ही शासन कर पड़ता है, ये तो अयोग्य था, उतना कुछ नहीं करते, 1 साल में क्या कर लेगा, कुछ नहीं, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में उतना खास नहीं पढ़ना। उसके बाद आता है क्यूमर्स। क्या था, क्यूमर्स आता है, ये अंतिम शासक होता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है, क्यूमर्स होता है। गुलाम वंश का अंतिम, देखिए अंतिम शासक कौन होता है, क्यूमर्स होता है। इस क्यूमर्स की हत्या जो था फिरोज शाह कर देता है। कौन करता है हत्या, क्यूमर्स की हत्या कौन करता है, फिरोज शाह करता है। इसका जलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, फिरोज शाह को जलाउद्दीन खिलजी। ये कौन रहता है, तो सेनापति रहता है, क्यूमर्स का ही सेनापति रहता है। गुलाम वंश में जो था ये सेनापति, फिरोज शाह जो सेनापति रहता है वो क्या करता है, क्यूमर्स को मार देता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, क्यूमर्स हो गया। इसका हत्या कौन कर देता है, फिरोज शाह कर देता है। फिरोज शाह को जलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। और फिरोज शाह कौन था, ये सेनापति था। क्यूमर्स का क्या था, सेनापति। सेनापति क्यूमर्स को मार देता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा गुलाम वंश का अंत हो जाता है, क्योंकि आखिरी कौन था, क्यूमर्स ही था आखिरी शासक। यहाँ पर कौन खत्म हो गया, यहाँ पे गुलाम वंश खत्म हो गया। अब कौन सा वंश आएगा, अब आएगा खिलजी वंश। ये जो जलाउद्दीन खिलजी है, अब एक नया वंश यह स्थापना करेगा, उस वंश का नाम क्या रहेगा, खिलजी वंश। अब देखिए हम लोग पढ़ लेते कि गुलाम वंश में 10 शासक आए थे। कितने आए थे, 10 शासक। पहला कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया, उसका बेटा आया था आराम शाह। आराम शाह के बाद कौन आ गया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो ऐबक का गुलाम था। तो इल्तुतमिश जब आया तो आराम शाह को हटा दिया, खुद क्या बन गया था, शासक बन गया। उसके बाद इल्तुतमिश का बेटा रहता रुकनुद्दीन, जो कि जबरदस्ती 40 तुर्क सरदार इसको शासक बना देते हैं, लेकिन रजिया सुल्तान क्या करती है, न्याय इसको मिलता है। रजिया सुल्तान को यहाँ पे क्या बना दिया जाता है, रुकनुद्दीन का हटाकर रजिया सुल्तान को शासिका बना दिया जाता है। तो ये हो गया, 5वां रजिया सुल्तान बनती है। उसके बाद बहराम शाह आता है। उसके बाद क्या है, अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं। फिर नसीरुद्दीन शाह है। उसके बाद बलवान, जिसको उल्लू खां भी कहा जाता है। कैकुबर आता है, क्यूमर्स आता है, ये अंतिम शासक रहता है। इसकी हत्या कौन कर देता है, तो सेनापति इसका जो रहता है फिरोज शाह, जिसको जलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। इसी ने क्या किया, क्यूमर्स की हत्या कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, गुलाम वंश समाप्त हो गया। यहाँ पे गुलाम वंश का क्या होता है, अंत हो जाता है। अब कौन सा अगला वंश है, तो अगला वंश कौन आएगा, खिलजी वंश। यही जो खिलजी वंश को क्या कहेगा, यही खिलजी वंश का संस्थापक होगा। अब नया वंश खिलजी वंश आएगा। तो चलिए ये रहा पूरा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। जय।